Dear students, BSc Part 3rd Physical Chemistry Unit number 4 Photochemistry में वीडियो नंबर 5। आज इस वीडियो में जेवलॉन्स की डायग्राम से रिलेटेड विभिन्न पदों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिनमें फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस प्रमुखता से होंगे। पिछले वीडियो में आपने जेवलॉन्स की डायग्राम क्या है, कैसे हैं और इसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, कौन कौन सी प्रक्रियाएं हुई, इसके बारे में आपने पढ़ा। मैं एक बार फिर से इसको समराइज करता हूं जेवलॉन्स की डायग्राम को, और फिर हम इसके आगे जो भी इनमें पॉइंट्स हैं, जो भी बिंदु हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले यदि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है, उसको अगर एनर्जी मिलती है तो वो एक्साइटेड होकर के S1, S2 या S3 में जा सकता है। उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आते समय वो रेडिएशन छोड़ता हुआ वापस S3 से S2 में आ सकता है, S2 से S1 में आ सकता है। लेकिन जब ये S1 से S0 में आता है, उस समय यदि वह रेडिएशन लेस डिके होता है तो कोई जो प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जित नहीं होती है तो उसे हम रेडिएशन लेस डिके कहेंगे। लेकिन यदि S1 से S0 में आते हुए प्रकाश ऊर्जा का उत्सर्जन करता है तो उसको फ्लोरोसेंस कहते हैं। अब यदि कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के S3 से T3 में जा सकता है, S2 से T2 में जा सकता है, S1 से T1 में जा सकता है। अगर ऐसा प्रोसेस होता है तो उसको हम इंटर सिस्टम क्रॉसिंग कहते हैं। T3 से इंटरनल कन्वर्जन के द्वारा T2 में आ सकता है और T2 से इंटरनल कन्वर्जन के द्वारा T1 में आ सकता है। लेकिन T1 से जो है S0 में आएगा तो उस समय प्रकाश ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा और इस प्रोसेस को हम फॉस्फोरेसेंस कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं इसमें जेवलॉन्स की डायग्राम में अलाउड ट्रांजिशन। अलाउड ट्रांजिशन वे संक्रमण जिनमें मल्टीप्लिसिटी का मान नहीं बदलता है अलाउड ट्रांजिशंस कहलाते हैं। जैसे अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण सेम ट्रांजिशन स्टेट में ट्रिपलेट से ट्रिपलेट या सिंगलेट से सिंगलेट में होता है, तब उसको हम अलाउड ट्रांजिशन कहते हैं। जैसे S0 से S1 में जाना, या S2 से S1 में आना, या S3 से S2 में जाना, या T2 से T1 में आना, ये सब जो है अलाउड ट्रांजिशंस हैं। दूसरा ट्रांजिशन है स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन, जिसमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मान परिवर्तित हो जाता है। जैसे S1 से T1 में आएंगे तो सिंगलेट से ट्रिपलेट में कन्वर्ट हो गई। इसी तरह से S2 से T2 में आएंगे तो सिंगलेट से ट्रिपलेट में कन्वर्जन हुआ है। इसको ही हम क्या कहेंगे, स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन कहते हैं। तो स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन में स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मान बदल जाता है, जबकि अलाउड ट्रांजिशन में मल्टीप्लिसिटी का मान नहीं बदलता है। अब आप आगे चलते हैं नॉन रेडिएटिव प्रोसेस, जिसमें है आंतरिक परिवर्तन। नॉन रेडिएटिव प्रोसेस में है इंटरनल कन्वर्जन या आंतरिक परिवर्तन। आंतरिक परिवर्तन में जब कोई अणु उच्च उत्तेजित अवस्था S2, S3 या T2, T3 आदि से प्रथम उत्तेजित अवस्था S1 या T1 में आता है, तो इस प्रकार के संक्रमणों में किसी विकिरण का उत्सर्जन नहीं होता है, किसी विकिरण का उत्सर्जन नहीं होता है, अतः इन्हें अविकिरणीय प्रक्रम कहते हैं। इन संक्रमणों में ऊर्जा ऊष्मा के रूप में मुक्त होती है। इन संक्रमणों में अणुओं की चक्रण व्यवस्था समान रहती है, अतः इन्हें इंटरनल कन्वर्जन कहते हैं। इंटरनल कन्वर्जन हमें जेवलॉन्स की डायग्राम में जो है कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, उसके एग्जांपल्स हैं हमारे पास। वो हैं S2 या S3 से इंटरनल कन्वर्जन के द्वारा S1 में आएगा और ऊष्मा का उत्सर्जन करेगा, तो इन्हें हम रेडिएशन लेस डिके के नाम से भी जानते हैं। कोई विकिरण जो है उत्सर्जन नहीं होगा। इसी तरह से T2, T3 से इंटरनल कन्वर्जन के द्वारा इलेक्ट्रॉन जो है T1 में आ जाएगा और ऊष्मा उत्सर्जित करेगा, तब हम इसे रेडिएशन लेस डिके के नाम से भी जानते हैं। यहाँ इस प्रोसेस में इंटरनल कन्वर्जन में जो है बहुत कम समय लगता है, और समय का मापन अगर हम करें तो ये समय आता है 10⁻⁹ से लेकर के 10⁻11 सेकंड्स में ही ये प्रोसेस संपन्न हो जाता है। इसका मतलब यह है कि ये बहुत ही तेज गति से संपन्न होने वाला प्रोसेस है। दूसरा इसका भाग है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग में जो है जब कोई अणु S1 से T1 या T1 से S0 अवस्था में आता है,
तो इन प्रक्रियाओं में भी विकिरणों का उत्सर्जन नहीं होता है। यानी S1 से T1 में आए या T1 से S0 में आए तो इन प्रक्रियाओं में भी जो है विकिरणों का उत्सर्जन नहीं होता है। ऊर्जा ऊष्मा के रूप में मुक्त होती है, लेकिन स्पिन का मान क्या होता है, बदल जाता है। तो ऐसे संक्रमणों को हम इंटर सिस्टम क्रॉसिंग कहते हैं। इनकी गति इंटरनल कन्वर्जन से कम होती है। अगर हम समय के कंपैरिजन में देखें तो यहाँ थोड़ा समय अधिक लगता है, और ये समय का मापन अगर हम करें तो 10⁻² से लेकर के 10⁻9 सेकंड्स में आता है, या ये जो है 10⁻² से लेकर 10⁻9 सेकंड में संपन्न होता है। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग हमें कहाँ कहाँ को देखने को मिलता है। कोई इलेक्ट्रॉन अगर S1 स्टेट में है तो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के द्वारा ये T1 ट्रिपलेट स्टेट में आ सकता है। T1 से यदि वो S1 में आता है तो इंटर सिस्टम, इसको भी हम इंटर सिस्टम क्रॉसिंग कहते हैं। तब ये वापस सिंगलेट स्टेट में आ जाएगा। तो जब वो S1 सिंगलेट से ट्रिपलेट T1 में जाता है तो यहाँ मल्टीप्लिसिटी का मान सिंगलेट से ट्रिपलेट हो जाता है, अतः हम इसको इंटर सिस्टम क्रॉसिंग कहते हैं। लेकिन जब ये T1 में होता है और T1 से S0 में आता है, इस समय भी मल्टीप्लिसिटी का मान चेंज आएगा, ट्रिपलेट से सिंगलेट हो गई, तो हम इसे भी इंटर सिस्टम क्रॉसिंग कहते हैं। और आते समय ये ऊष्मा के रूप में जो है ऊष्मा के रूप में जो है अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन करे। तो चाहे इंटरनल कन्वर्जन हो चाहे इंटर सिस्टम क्रॉसिंग हो, उत्सर्जन जो है ऊष्मा के रूप में हो रहा है, तब हम इन्हें इंटर सिस्टम क्रॉसिंग या इंटरनल कन्वर्जन कहते हैं। बस दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है कि मल्टीप्लिसिटी का जो मान है उसमें इंटरनल कन्वर्जन में चेंज नहीं होता है, जबकि इंटर सिस्टम क्रॉसिंग में मल्टीप्लिसिटी का मान बदल जाता है। अगला हमारा बिंदु है वो है फ्लोरोसेंस। वैसे तो जेवलॉन्स्की डायग्राम में अपने पिछले वीडियो में भी इसको काफी समराइज किया, लेकिन एक बार फिर से हम इसको स्टडी करते हैं फ्लोरोसेंस की। फ्लोरोसेंस S1 से यदि कोई इलेक्ट्रॉन S0 में आता है तो इसको हम फ्लोरोसेंस या हिंदी में प्रतिदीप्ति के नाम से जानते हैं। अब होता क्या है या क्या इसमें हमें चीजें देखने को मिलती हैं। जब कुछ पदार्थों से प्रकाश पुंज टकराता है तो वे दृश्य प्रकाश या विकिरणों को उत्सर्जित करने लग जाते हैं, और ज्यों ही प्रकाश स्रोत को हटाया जाता है प्रकाश विकिरणों का उत्सर्जन बंद हो जाता है। अर्थात S1 से S0 में आते समय प्रकाश ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। इसे ही प्रतिदीप्ति या फ्लोरोसेंस कहते हैं, और इसे दर्शाने वाले पदार्थ को प्रतिदीप्ति पदार्थ कहते हैं। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन S0 में था, एक्साइटेड होकर के वो S1 में चला गया, या अगर हायर स्टेट में भी चला गया तो इंटरनल कन्वर्जन के द्वारा वह S1 में आ गया, और S1 में आने के बाद यदि वह S0 में वापस आता है तो आते समय प्रकाश ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। जब ये प्रकाश ऊर्जा का उत्सर्जन करता है तो इसी प्रक्रम को या S1 से S0 में आने को फ्लोरोसेंस कहते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रकाश ऊर्जा का उत्सर्जन होना आवश्यक है। यदि ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निकलती है और इलेक्ट्रॉन S1 से S0 में आता है तो उसे हम रेडिएशन लेस डिके कहते हैं। अब यहाँ प्रक्रम को समझिए। मान लीजिए एक कोई सामान्य अवस्था में कोई मॉलिक्यूल X है, इसको हमने रेडिएशन दी H न्यू। जैसे ये रेडिएशन इसके ऊपर गिरेगी ये मॉलिक्यूल इन विकिरणों का अवशोषण करेगा और S स्टार या उत्तेजित अवस्था में आ जाएगा। इसी को हम एक्साइटेशन या उत्तेजन के नाम से जानते हैं। अब ये विकिरणों में का अवशोषण के पश्चात जो एक्साइटेड अवस्था में आया हुआ मॉलिक्यूल कुछ विकिरणों का उत्सर्जन कर देगा और ये द्वितीय जो है एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। द्वितीय एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्ट हुआ ये मॉलिक्यूल कुछ मात्रा में जो है फिर विकिरणों का उत्सर्जन करेगा और वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि कोई मॉलिक्यूल विकिरणों को अवशोषित करता है, एक्साइटेड स्टेट में जाता है और वापस वह ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। तो जिन विकिरणों का वो उत्सर्जन करेगा वैसी विकिरणों का वो क्या है उत्सर्जन भी करता है। यहाँ पर हमें फ्लोरोसेंस या प्रतिदीप्ति देखी। इस प्रतिदीप्ति के दौरान या प्रतिदीप्ति की घटना के दौरान हमें कौन कौन से कैरेक्टर्स या इसके लक्षण हमें देखने को मिलते हैं वो हमें देखिए। प्रतिदीप्ति के लक्षण।
पहला जो कैरेक्टर है प्रतिदीप्ति का कि यह प्रक्रिया स्पॉन्टेनियस होती है, यानी अपने आप संपन्न होती है। पहला इसका पॉइंट है। प्रकाश अवशोषण के साथ ही प्रारंभ हो जाती है और प्रकाश के हटते ही बंद हो जाती है, क्योंकि जैसे ही हम किसी पदार्थ के ऊपर प्रकाश डालेंगे वह प्रकाश पदार्थ के द्वारा अवशोषित होगा और उच्च ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। वापस जैसे ही वो आएगा तो विकिरण का उत्सर्जन करेगा और ग्राउंड स्टेट में लौट आता है। तो इस प्रक्रिया में अवशोषण के साथ ही ये प्रक्रिया प्रकाश के अवशोषण के साथ ही शुरू होती है। प्रकाश के जैसे ही हम स्रोत को हटाएंगे तो ये प्रक्रिया बंद हो जाती है। अगला हम पॉइंट है इसमें, प्रतिदीप्ति प्रकाश के दृश्य या यूवी क्षेत्र के अवशोषण से प्रेक्षित होती है। प्रतिदीप्ति जिसको हम फ्लोरोसेंस कहते हैं, ये दृश्य या यूवी क्षेत्र के अवशोषण से ही प्रेक्षित होती है। अन्य जो विकिरण है वो इसको प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। तीसरा है ये गैस, कम दाब पर लिक्विड और सॉलिड तीनों ही अवस्थाओं में अगर कोई पदार्थ होता है तो उसमें देखी जा सकती है। ये बहुत कम समय के लिए दिखाई देती है। इनका जीवन काल 10⁻⁻⁶ से लेकर के 10⁻⁻⁴ सेकंड तक होता है, यानी ये बेहद कम होता है इसका समय। यह द्वितीय प्रक्रम माना जाता है, जो पदार्थ के अणु या परमाणु द्वारा प्रकाश के अवशोषण के प्राथमिक प्रक्रम के बाद संपन्न होता है। एक्चुअल में द्वितीय प्रक्रम कैसे हुआ? प्राथमिक प्रक्रम में कोई मॉलिक्यूल विकिरण का अवशोषण करता है और एक्साइटेड स्टेट में जाता है, लेकिन द्वितीय प्रक्रम में एक्साइटेड स्टेट में अगर कोई मॉलिक्यूल है तो वापस वह ग्राउंड स्टेट में आते समय प्रकाश ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। इसे ही हम क्या है, द्वितीय प्रक्रम कहते हैं। और प्रतिदीप्ति हमें द्वितीय प्रक्रम के दौरान ही देखने को मिलती है। अतः प्रतिदीप्ति या फ्लोरोसेंस को द्वितीय प्रक्रम माना जाता है। ये पदार्थ के अणु या परमाणु द्वारा प्रकाश के अवशोषण के प्राथमिक प्रक्रम के बाद संपन्न होता है। तो प्रतिदीप्ति के इंपॉर्टेंट लक्षण क्या क्या हो गए कि प्रकाश अवशोषण के साथ ही शुरू होती है और उसके हटते ही बंद हो जाती है। यह हमें यूवी या विजिबल क्षेत्र में ही जो है के अवशोषण से ही प्रेक्षित होती है। ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में देखी जा सकती है और इसका जीवन काल 10⁻⁻⁶ से लेकर के 10⁻⁻⁴ सेकंड तक होता है और ये एक सेकेंडरी प्रक्रम है। तो ये तो हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स प्रतिदीप्ति के। अब हम बात करते हैं स्फुरदीप्ति या फॉस्फोरेसेंस। फॉस्फोरेसेंस में यदि कोई इलेक्ट्रॉन T1 स्टेट में है और T1 स्टेट से वह S1 स्टेट में आता है और आते समय प्रकाश ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, तब हम इसे स्फुरदीप्ति या फॉस्फोरेसेंस कहते हैं। तो यदि किसी पदार्थ द्वारा प्रकाश विकिरणों का उत्सर्जन प्रकाश का स्रोत हटाने के बाद भी जारी रहता है तो इस प्रक्रम को हम स्फुरदीप्ति कहते हैं और इसे दर्शाने वाले पदार्थ को स्फुरदीप्ति पदार्थ या फॉस्फोरेसेंट सबस्टेंट कहते हैं। इसके क्या क्या लक्षण हमें दिखाई देते हैं? पहला है, प्रकाश स्रोत के हटाने के बाद भी हमें फॉस्फोरेसेंस दिखाई देता है। यदि मान लीजिए हमने किसी पदार्थ को प्रकाश या विकिरण डाले तो विकिरण डालने के बाद भी अगर हम हटा लेते हैं तो भी हमें कुछ समय तक के लिए फॉस्फोरेसेंस दिखाई दे सकता है। इसका रीजन ये होता है कि जैसे ही कोई भी पदार्थ प्रकाश विकिरण का उत्सर्जन अवशोषण करेगा वह सिंगलेट स्टेट में जाएगा, सिंगलेट से फिर वो ट्रिपलेट में जाता है, ट्रिपलेट से फिर वो वापस ग्राउंड स्टेट में आता है, तो हमें फॉस्फोरेसेंस या स्फुरदीप्ति दिखाई देती है। तो इस प्रोसेस में थोड़ा समय ज्यादा लगता है। तो अगर हमने प्रकाश डालने के बाद हटा लिया तो भी जो मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में चले गए वो इंटरनल कन्वर्जन इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के द्वारा वो ट्रिपलेट में है, तो ट्रिपलेट से जब वो वापस आएंगे तो हमें प्रकाश ऊर्जा का उत्सर्जन देखने को मिलेगा। अतः प्रकाश स्रोत हटाने के बाद भी कुछ देर तक भी हमें फॉस्फोरेसेंस दिखाई देता है। दूसरा है, ये बैंगनी प्रकाश एवं अल्ट्रावायलेट के अवशोषण से ही संपन्न होता है, क्योंकि इसका मतलब है कि इनमें जो विकिरणों की एनर्जी है वो हमें ज्यादा चाहिए। चाहे तो वो यूवी है तो एनर्जी कंपेरेटिव दृश्य प्रकाश से इनकी ज्यादा होती है और बैंगनी प्रकाश में भी इनकी एनर्जी ज्यादा होती है। तीसरा है, ये केवल ठोसों में पाई जाती है, जबकि आपने देखा कि प्रतिदीप्ति गैस, लिक्विड और ठोस तीनों में पाई जाती है।
इनका जीवन काल 10⁻⁴ से लेकर के 20 सेकंड तक होता है। इसका मतलब इस प्रोसेस को, स्फुरदीप फॉस्फोरेसेंस को संपन्न होने में समय अधिक लगता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका जीवन काल 10⁻⁴ से 20 सेकंड क्यों होता है, या इसमें समय अधिक क्यों लगता है फॉस्फोरेसेंस में। तो उसका कारण है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट से एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट में आता है तो वो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग में जाता है, और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग में जाने पर वह अपने स्पिन को बदलता है, स्पिन को परिवर्तित करता है। और जब ये स्पिन को परिवर्तित करता है तो उसको परिवर्तित करने में जो है थोड़ा समय लगता है, अतः इस कारण से इसका जीवन काल जो है बढ़ जाता है। इसकी लाइफ जो है फॉस्फोरेसेंस से अधिक होती है। और अंतिम जो बिंदु है वो है कि बेरियम स्ट्रांशियम के सल्फाइड में देखने को मिलेगा, माणक या पन्ना में भी ये दिखाई देता है। कौन? फॉस्फोरेसेंस। तो कई बार क्वेश्चंस आता है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फ्लोरोसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस, या दोनों में आप तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, या दोनों में क्या अंतर हैं समझाइए। फॉस्फोरेसेंस और फ्लोरोसेंस में क्या अंतर है, तो एक बार फिर हम डिस्कस करते हैं कि फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस में क्या अंतर है। पहला तो अंतर यही है कि ये कंटिन्यूस प्रक्रिया है, प्रकाश के अवशोषण से शुरू होती है और उसके हटाते ही बंद हो जाती है, जबकि फॉस्फोरेसेंस जो है प्रकाश स्रोत के हटाने के बाद भी हमें दिखाई देता है, अतः हम इसे डिलेड फॉस्फोरेसेंस भी कहते हैं, या डिलेड प्रोसेस के नाम से भी इसे जानते हैं। दूसरा है, ये दृश्य और यूवी विजिबल दोनों के द्वारा प्रेक्षित होती है, जबकि फॉस्फोरेसेंस के लिए बैंगनी और यूवी रीजन की विकिरण की आवश्यकता होती है। फ्लोरोसेंस जो है गैस, लिक्विड और सॉलिड तीनों में प्रेक्षित होती है, जबकि फॉस्फोरेसेंस केवल सॉलिड में ही प्रेक्षित होती है। फ्लोरोसेंस का जीवन काल बेहद कम होता है, जबकि फॉस्फोरेसेंस का जीवन काल अधिक होता है, क्योंकि स्पिन इन्वर्जन या स्पिन को बदलने में जो है समय लगता है। ये एक सेकेंडरी प्रोसेस है जो प्राथमिक प्रोसेस के बाद संपन्न होता है। ठीक है, ये फॉस्फोरेसेंस जो है ये वैसे इसको भी सेकेंडरी प्रोसेस ही माना जाता है। ये बेरियम स्ट्रोंशियम के सल्फाइड, माणक, पन्ना आदि में दिखाई देता है। कौन? फॉस्फोरेसेंस। तो ये बेसिक डिफरेंस किसमें? फॉस्फोरेसेंस और फ्लोरोसेंस। एक और डिफरेंस आप दे सकते हैं, फ्लोरोसेंस जो है S1 से S0 में आते हैं तब हमें परिलक्षित होता है, जबकि फॉस्फोरेसेंस T1 से S0 में आने पर परिलक्षित होता है। धन्यवाद, आज इतना ही।